गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जब हम चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 6, तब हमने किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स में हमने जनपद्स एंड महाजनपद्स क्या होती है इनके बारे में जाना था। उस समय क्या रिचुअल्स होते थे, जो राजा जो होते थे वो अश्वमेध यज्ञ करवाते थे। फिर वर्णा सिस्टम के बारे में जाना था, जहाँ पर अलग अलग वर्णास में पीपल्स को डिवाइड कर रखा था एज पर देयर ऑक्यूपेशन, यानी कि उनका कमाई करने का रिसोर्स। ओके, जिसमें हमने ये जाना सबसे ऊंची जो वर्ण होती थी वो होती थी ब्राह्मण्स की, फिर क्षत्रियस की, फिर वैश्यस की, देन शूद्रास एंड अनटचेबल्स। ओके, जिसमें कि ब्राह्मण्स की उपाधि सबसे ऊंची होती थी, जो कि जितने भी रिचुअल्स यज्ञ करवाने होते थे वो करवाते थे। इनफैक्ट राजा भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे, बिना उनसे पूछे वो कोई काम नहीं करते थे। अब जो क्षत्रियस थे वो या तो रोलर होते थे या फिर सैनिक होते थे, या एक तरीके से हम बोल सकते योद्धा होते थे। ओके, फिर उसके बाद में आता है वैश्य, जो कि लाइक फार्मर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इनको क्राफ्ट्समैन हो गए, इनको हम वैश्यस कम्युनिटी इनको बोलते हैं। फिर शूद्रस जो कि किसी और के यहाँ नौकर हो सकता है किसी और के यहाँ काम कर रहे हों, है ना, जैसे डेली वेजेस पे, उनको शूद्रस। एंड लास्टली द अनटचेबल्स। अनटचेबल ऐसे पर्सन होते थे जिनको सबसे गंदा काम करने दिया जाता था, लाइक टॉयलेट क्लीनिंग हो गई, कोई मरा हुआ एनिमल हो गया, उसको जलाना या उसको दफनाने का काम, ये सब अनटचेबल्स को मिलता था। ओके, अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो राजा था, हाउ डिड द किंग रूल ओवर द महाजनपद। इसका मतलब ये होता है कि जो राजा, उस महाजनपद का जो राजा था वो रूल कैसे करता था। किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए रहती है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एडमिनिस्ट्रेशन में कि उस राज्य को देख रेख करके चलाना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है पैसे की। तो एक महाजनपद में राजा के लिए क्या सोर्स होता था? राजा सभी को प्रोटेक्ट करता था, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देता था। ओके, इसके साथ साथ वो उनका राजा होता था जिसको सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक राजा तो सिर्फ बैटल लड़ता है, अपने प्रजा की रक्षा करता है, उसको चलाता है, तो उसके पास सोर्स कैसे, उसके पास पैसे का सोर्स कैसे आता है? वो क्या करता है? टैक्स कलेक्ट करता है। जो भी उसकी प्रजा में जितने भी पर्सन है उनसे टैक्स कलेक्ट करता है। अब टैक्स कलेक्ट करने के कैसे कैसे तरीके होते थे, जैसे कि हर्डर्स होते थे, यानी कि जो एनिमल्स पालते थे, है ना, वो टैक्स पे करते थे। अब वो टैक्स कैसे पड़ते थे? जो भी एनिमल्स का प्रोड्यूस निकलता है, लाइक दूध हो गया, जो भी उनका बाय एनिमल से जो भी प्रोडक्ट्स निकलता है, तो उसमें वो जितना भी कमाते थे उसका कुछ परसेंट वो राजा को इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पे करते थे। अब हंटर्स जो होते हैं, यानी जो शिकारी होते थे, वो कैसे राजा को टैक्स पे करते थे? जो भी फॉरेस्ट से उनको मिलता था, यानी जंगल से जो भी चीजें उनको मिलती थी उसका कुछ हिस्सा वो राजा को भेंट में दे देते थे। तो ये भी टाइप का टैक्स कलेक्शन हो गया। ओके, फिर उसके बाद में जो ट्रेडर्स होते थे, लाइक जो बिजनेसमैन होते थे, जो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे, तो उनसे जो गुड्स के फॉर्म में टैक्स ले लेना है, पैसों के फॉर्म में टैक्स ले लेते थे, क्योंकि जो भी वो बेचते थे, खरीदते थे, उस पर वो टैक्स इम्प्लीमेंट करते थे। और अगर किसी को भी उस एरिया में अगर काम करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो राजा को टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्राफ्ट पर्सन जो होते थे वो भी टैक्स पे करते थे, तो उनकी जो भी डेली कमाई होती थी उसका कुछ परसेंट वो राजा को एज ए टैक्स के फॉर्म में पे करते थे। इसके साथ साथ फार्मर्स पे भी उन्होंने टैक्स लगा रखा था कि उनका जितना भी प्रोडक्शन होता है वो उनका फिक्स टोटल अमाउंट कर रखा था कि जितना भी आपका प्रोडक्शन होता है ना, चाहे वो अनाज हो या अनाज से आप पैसा कमा रहे हो, जिसमें जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके 6 हिस्से किए जाते थे, जिसमें से 1 हिस्सा राजा को पास जाता था, 5 हिस्सा उस फार्मर के पास रहता था। ओके, तो ये सारे चीजों से एक राजा टैक्स कलेक्ट करता था। बेसिकली एक ऑफिसर अपॉइंट किया जाता था, जो कि इसके बाद सारा काम रहता था, जितनी भी उनकी प्रजा है उनसे टैक्स कलेक्ट करने की जो भी जिम्मेदारी होती थी वो उस पर्सन के हैंड में रहती थी। फिर आता है कि एग्रीकल्चर में क्या क्या चेंजेस हुए ड्यूरिंग द महाजनपद। तो यहाँ पर इससे पहले जो हल चलाते थे वो लकड़ी के हुआ करते थे, वो लकड़ी से बनाकर हल चलाते थे। अब वहाँ फार्मर्स ने आयरन जो वो होता है, आयरन प्लाव होता है, वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और अब वो जो लोहे का हल होता था उसको इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है।
ओके, जो लकड़ी का जो हल रहता है वो इतना मजबूत नहीं रहता है, वो अपने खेत को अच्छे से जोत नहीं सकता है। वेरएज जो आयरन का जो हल रहता है वो काफी स्ट्रांग रहता है और बहुत इजीली जो हैवी क्लेई सॉइल होता है वहां पर वो बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, फिर इसके साथ साथ फार्मर्स ने नई टेक्निक्स सीखना स्टार्ट कर दी, जिससे कि उन्हें क्रॉप्स में प्लांट करने से उनको फायदा हुआ। ओके, जैसे कि एक इसमें एग्जांपल दे रखा है कि वो पहले पैडी सीड्स को स्कैटर कर देना, बिखेरते थे, तो अब वो ऐसा ना करते हुए वो छोटे छोटे पौधे ग्रो करते थे, फिर उनको अपने खेतों में लगाते थे, जिससे कि उनका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ता। ओके, तो ये तो तरीका होगा कि राजा कैसे अपना किंगडम्स या महाजनपद कैसे चलाते थे। ओके, अब हमें हम ये सब महाजनपद के बारे में पता कैसे चलता है, तो जाहिर सी बात है एक्सकवेशन से। ओके, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स का मतलब यही होता है जो भी पुराने अवशेष जो उस समय के मिलते हैं उनसे हमें पता चलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, पेज नंबर 54 पर एक्टिविटी 7 पर 3 इमेजेस दे रखी है ना। पहली इमेज दे रखी है कौशाम्बी, एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में, वहां बहुत बड़ी ह्यूज वॉल बनी हुई है, जिससे हमें पता चल उस महाजनपद के बारे में पता चलता है। ओके, जो कि इलाहाबाद में सिचुएटेड है। ओके, जिससे कि ये उस समय इसलिए बनाया गया था कि जो भी इनके दुश्मन उस राजा का, उस महाजनपद के समय जो भी राजा हुआ करता था, अपने दुश्मन से बचाने के लिए उसने इतनी ह्यूज बिल्डिंग बनाई या ह्यूज ब्रिक वॉल बनाई या स्टोन वॉल बनाई, जिससे कि कोई एनिमीज उनके राज्य में या फिर उनके एरियाज में, महाजनपद एरियाज में अटैक ना करता। अब इसके साथ साथ वहां पे पंच्ड मार्क मेटल कॉइन्स भी मिले हैं। पंच्ड मार्क मेटल कॉइन्स यानी कि कुछ इस टाइप की इमेज है आपके पेज नंबर 54 में। ओके, कुछ इस टाइप के कॉइन्स थे, उस समय पूरे राउंड नहीं थे, अलग शेप में है, पर लेकिन यहाँ पे पंचिंग की जाती है, काहे कि जो राजा की उस समय जो सील हुआ करती उसको पंच किया जाता है, जब भी इस कॉइन को मान्यता मिलती थी। तो सब पंच्ड मार्क कॉइन्स मिलते थे। ये कॉइन्स बेसिकली जो लेबरर्स होते थे, जो मजदूर होते थे और सोल्जर्स होते थे, उनको पैसे देने के फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते थे। बेसिकली ये या तो चांदी के बने हुए होते थे या फिर कॉपर यानी कि तांबे के बने हुए होते थे। ओके, इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स, व्यापारी होते थे, वो भी यूज करते थे कोई भी सामान खरीदने या बेचने में। इसके साथ साथ आपको इमेज नंबर 3 पेज नंबर 54 पर ही एक्टिविटी 7 की इमेज नंबर 3 में आपको ग्रे कलर की पेंटेड आपको पोर्ट्री मिलेगी, लेकिन लकड़ी के बर्तन जिसको ग्रे कलर में पेंट कर रखा है। ओके, वहां पर इस टाइप के पेंटेड ग्रे वेयर मिले हैं। ओके, जिससे उस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ओके, इससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के पीपल्स में काफी सारी स्किल्स आ चुकी थी। वो लाइक जैसे कि पहले हमने देखा था कि जो मिट्टी के बर्तन होते थे वह तो ब्लैक कलर में होते थे या फिर अर्दन जो मिट्टी का जो रंग होता था उसी कलर में होते थे। बाय द टाइम महाजनपद के टाइम पे इन्होंने कलरिंग और डिजाइन डालना भी स्टार्ट कर दी थी। एक और सोर्स जो हमें बताता है इन महाजनपद के बारे में वो है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स हम सभी जानते हैं, ऐसे सोर्स जो कि हमें लिखित रूप में, तो अभी लिखित रूप में यार कोई बुक्स होगी, तो लाइक जैसे कि एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है, बौद्ध धर्म की बहुत ही फेमस बुक है दिग्घ निकाया, जो कि उस समय के वाजी जो महाजनपद थी उसके बारे में वहां पर डिटेलिंग की गई है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी महाजनपद जैसे कि मगध जो है, जो सबसे पावरफुल महाजनपद मानी जाती है इन द हिस्ट्री, जो कि कौशल, गंधरा, ये सब महाभारत और रामायण में भी इसका जिक्र है। ओके, जिसमें कौशल हो गया, कौशल राज्य हो गया, गंधार राज्य हो गया, पांचाल, जैसे लाइक महाभारत में हम सुनते हैं पांचाल रीजन के बारे में। तो कहीं ना कहीं जो टेक्स्ट है रामायण और महाभारत ये भी हमें उस समय के बारे में बताते हैं, क्योंकि उस समय एंशिएंट टाइम पे इन राज्यों का नाम कौशल, मतलब पांचाल राज्य, गंधार राज्य, ये इन सब बारे में जानकारी हमें इन जो हमारे लिटरेरी सोर्स है उनसे मिलती है। इसमें हम दो महाजनपद के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, एक आता है मगध रीजन के बारे में। अब मगध रीजन वो वाला पोर्शन है जो कि पेज नंबर 55 पे जो आपको ग्रीन कलर का जो ये इमेज दिख रही है, जो इंडिया का जो हमारा ये एग्जिस्टिंग इंडियन मैप है, जिसने कि हमें उस समय मगध रीजन किन एरियाज में फैला हुआ था इसके बारे में गिवन। ओके, अब इसमें जो रेड कलर के जो डॉटेड है वो हमारे एंशिएंट इंडिया के
टाउन्स है, और जो स्टार बने हुए हैं, जो यहाँ पर स्टार बना हुआ है पाटलिपुत्र में, वो उस समय मगध का कैपिटल हुआ करता था, यानी मगध की राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र, यानी कि आज के प्रेजेंट डे में पटना। ओके, पुराने टाइम पे पटना का नाम पाटलिपुत्र था, मगध का एक कैपिटल हुआ करता था। ओके, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर्स या फिर मगध जो एम्पायर है वो सबसे पावरफुल महाजनपद में माना गया है, और कम से कम आज से 200 साल पुरानी ये 200 साल तक इस मगध पर जो महाजनपद थे, जिसमें मगध पर 200 साल में सबसे पावरफुल एम्पायर या महाजनपद के रूप में ये निखरी थी। ओके, इसमें सबसे स्ट्रांगेस्ट रूलर थे वो बिंबिसारा थे, उनके जो जिन्होंने मगध राज्य को एक स्ट्रांग बनाया। उसके बाद उनके बेटे अजातशत्रु ने भी, ओके, उन्होंने केवल अपने राज्य को ही नहीं बढ़ाया लेकिन अपनी प्रजा के बारे में भी सोचा। ओके, बिंबिसारा जो थे उन्होंने कौशल राज्य की राजकुमारी से शादी करी, जिससे कि वो और ज्यादा पावरफुल हो गए। उसके साथ साथ वो उन्होंने उस समय अवंती, जो कि उस आज के प्रेजेंट टाइम में अवंतिका या फिर उज्जैन कहा जाता है, वहां के रूलर से फ्रेंडशिप करी और अपने आप को अपने एम्पायर को काफी बड़ा साम्राज्य बनाया। ओके, इसके साथ साथ मगध जो था वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स में से माना गया इन द हिस्ट्री। ओके, इसके बारे में हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे मगध रीजन में, जब हम बुक बी को स्टडी करेंगे। ओके, वहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल थी। रीजन इसलिए था क्योंकि वो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर वहां से फ्लो करती थी, और वहाँ की जो सॉइल है इनफैक्ट आज भी बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यानी बहुत ज्यादा उपजाऊ है। एंशियंट टाइम में बहुत ज्यादा उपजाऊ होती थी। उस समय व्यापार भी उन्हीं नदियों के थ्रू होता था, तो जिसकी वजह से मगध राज्य इतना मीन्स पावरफुल हो पाया, इतना संपन्न हो पाया। वहाँ की प्रजा, राजा सभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा था, जिसकी वजह से मगध जो है काफी एक अच्छा किंगडम से महाजनपद के रूप में जाना गया। एज वेल एज वहाँ पर जो हिमालय पर्वत थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक नेचुरल बैरियर की तरह उनकी रखवाली करी। एक मीन्स अगर जैसे हिमालय पर्वत है वो काफी ऊंचे हैं, काफी बड़े हैं, वहाँ के रास्ते इतने ईजी नहीं है, जिसकी वजह से कोई दूसरी कंट्री के किंगडम्स के पीपल मगध पर अटैक नहीं कर पाए। और मगध रीजन जो वाला रीजन है जहाँ पर आज भी आयरन ओर्स प्रेजेंट है। ओके, आयरन ओर्स यानी कि जहाँ पर हमें लोहा मिल सकता है, जिससे कि पिछले उन्हें भी पता था कि यहाँ पे लोहे के आयरन ओर है, जिससे कि वो अच्छे अच्छे टूल्स बना सकते थे, अपने अच्छे अच्छे हथियार बना सकते थे। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि मगध की सेना बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। उनके उसमें घोड़सवार भी थे, हाथी पर जो सवार होकर जो सैनिक युद्ध लड़ते हैं वो भी थे। एज वेल एज उनके पास रथ हुआ करते थे, पैदल वाली जो सेना होती है वो भी बहुत थी। इनफैक्ट अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वो पूरी दुनिया को जीतने जा रहे थे, जब वो इंडिया एंटर करें, तो वो मतलब इतनी विशाल सेना होने, मगध की इतनी विशाल सेना के सामने वो उन्होंने रिवर बीस को क्रॉस ही नहीं करा कि वो मगध पर हमला कर पाए, क्योंकि अलेक्जेंडर को पता था कि काफी बड़ा राज्य है और जो मगध है वो शायद हमारी जो आर्मी है, ग्रीस की जो आर्मी है, अलेक्जेंडर की आर्मी को पूरी तरीके से हरा दे। ओके, इसीलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मगध राज्य पर हमला ही नहीं किया और वहां से वापस रिटर्न वो चले गए। ओके, फिर आते हैं वाजी, एक और महाजनपद है। पर लेकिन मगध में क्या था कि मगध जो एक ऐसा किंगडम था जहां पर हेरिडिटी थी पोजीशन, मतलब राजा जो उस महाजनपद की राजा की जो पोजीशन थी वो हेरिडिटी थी, यानी कि वंशज के हिसाब से चलता था। लाइक बिंबिसारा के बाद उनके बेटे अजातशत्रु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ऐसे करके इनके वंशजों में ही ये राजा की पोजीशन बढ़ती गई। बट लेकिन वाजी जो है बिल्कुल बहुत ही अलग है। आज के प्रेजेंट डे में वो नेपाल वाले पोर्शन में आता है, कुछ हिस्सा उसका बिहार में आता है। ओके, वाजी जो महाजनपद थी। हालांकि मगध की तरह यहाँ पर एक राजा नहीं हुआ करते थे, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, यानी कि 8 राजा होते थे जो कि कलेक्टिवली डिसीजंस लेके काम करते थे, और उसके साथ साथ हेरिडिटी नहीं होते थे, यानी कि वंशज नहीं होते थे। जो भी उस राज्य में सबसे केपेबल होगा कि वो एक राजा बन सकता है, वो उस 8 राजाओं में से एक राजा बन सकता है। यानी कि एक सुप्रीम राजा ना होते हुए 8 डिफरेंट रीजन्स
में इन्होंने अपने राजाओं को बांट रखा था। वो 8 राजा मिलके कलेक्टिवली डिसीजंस लेते थे। एज वेल एज उनका जो वंशवाद नहीं होता था उसमें कि ये लाइक राजा का बेटा ही वापस राजा बनेगा, जरूरी नहीं था ऐसा कि अगर कोई दूसरा पर्सन हो सकता है वो सैनिक ही हो या लोकल पर्सन भी, अगर वो केपेबल है, उसका दिमाग है राजा बनने का, तो वहां पर वो राजा भी बन सकता है। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है और पूरा हिस्ट्री आपकी कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।